फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इसमें हम इस वीडियो में हम जो यूनिट जो फर्स्ट है आपकी किस सब्जेक्ट की, जो एजुकेशन का जो पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का जो आपका सब्जेक्ट है ना, स्किल एंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट में, उसी के हम जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम जो उसका फर्स्ट चैप्टर है, इसका मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने इसका आपको 5th चैप्टर करवा दिया जिसमें हमने कोठारी आयोग के बारे में स्टडी करी थी। अब इस वीडियो में हम जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है और उसकी नीतियों पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर है ये फर्स्ट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है और मतलब इनकी जो नीतियाँ बनी हैं, कितनी सारी नीतियाँ बन रखी हैं हमारी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो शिक्षा है ना, वो सरल अर्थों में कहें ना तो सोचने और बोलने और बदलाव लाने की एक प्रक्रिया होती है कि हम जो शिक्षा के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, हम कुछ सोचने की क्षमता रख पाते हैं और हमें शिक्षा से क्या होता है, ज्ञान होता है और उससे से हम अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस कर पाते हैं। तो इसी को हमने एक सरल माध्यम में हम कहें तो इसी को हमने शिक्षा कहा है, जो संचार की उन्नति की तरफ ले जाए। अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है ना सीखना और सिखाना। शिक्षा का शब्द का अर्थ ही हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। इट मीन शिक्षा का मतलब होता है कि या तो आप कुछ सीख रहे हैं तो उसे शिक्षा कहते हैं, आप किसी को सिखाते हैं उसे भी शिक्षा ही कहा जाता है। और शिक्षा हमें नैतिकता और सदाचार सिखाती है कि हाँ, वो हमें मॉरल एजुकेशन देती है। शिक्षा के थ्रू ही हम जो नैतिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। और अमेरिका में ना एक स्टडी के मतलब रिपोर्ट के से पता चलता है ना कि जो मनुष्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति है ना, ज़्यादातर उसकी शिक्षा पर ही निर्भर करती है। कि जो उसकी समाज की मतलब जो उसकी आर्थिक स्थिति, जो उसकी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है या उसकी जो सोशली कंडीशन है, उसी पे क्या करती है, वो शिक्षा पर ही निर्भर होती है। इसलिए जिस देश में ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था भी कैसी होती है, काफ़ी मजबूत और अच्छी होती है। और इसके साथ ही उस देश की शिक्षा प्रणाली भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वह देश हर तरह से क्या होता है, शक्तिशाली होता है। कि जिस देश की शिक्षा अच्छी होती है, जिस देश की शिक्षा प्रणाली अच्छी है, शिक्षा का माध्यम अच्छा होता है, उसी का क्या होता है, एक तरीके से वो देश क्या होता है, एक तरीके से बहुत विकसित, और अर्थव्यवस्था उसकी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणालियाँ हैं, इट मीन्स हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी रही है। कि प्राचीन समय में हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी। शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या, एजुकेशन सिस्टम। आपके स्कूल में एजुकेशन सिस्टम कुछ ना कुछ, एजुकेशन के कुछ ना कुछ सिस्टम होता है, तो वही चीज़ है शिक्षा प्रणाली। कि पहले के टाइम पे शिक्षा प्रणाली कैसी थी, फिर उसके बाद की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, और जो नई शिक्षा नीति आई थी आपने उसके बारे में भी स्टडी करी होगी, वो कैसी थी। तो इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी भारत की, वो कैसी थी। भारत में ना प्राचीन शिक्षा काल में ही ना गुरुकुल शिक्षण प्रणाली थी। कि प्राचीन समय में हमारी भारत की शिक्षण प्रणाली कैसी थी, वो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी। आपने देख भी रखा होगा रामायण के में, जब आपको कोरोना के टाइम पे रामायण दिखाया जाता तो उसमें भी कैसी शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल के थ्रू ही तो शिक्षा प्रणाली मतलब दी जाती थी ना। और उस समय शिक्षा का स्थान क्या होता था, गाँव या शहरों से दूर वनों के गुरुकुल में होता था। इस टाइम तो जो शिक्षा का एक तरीके से स्थान होता है वो क्या होता है, शहर के बड़े बड़े स्कूल, विश्वविद्यालय, इस टाइप की जो शिक्षा ग्रहण करने का एक क्षेत्र होता है। परंतु उस समय क्या होता था, गाँव शहरों से दूर वनों में क्या किया जाता था, शिक्षा ग्रहण की जाती थी। और इसका संचालन कौन करता था, ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था। भारत की नालंदा और तक्षशिला विद्यालय की इसी तरह से, मतलब जो तक्षशिला विद्यालय था, आपने पढ़ रखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्ध भगवान भी मतलब बुद्धों का वो कहा जाता है, और जो इसकी स्थापना थी वो कुमारगुप्त ने करवाई थी। इस टाइप से आपने अगर पढ़ी होगी हिस्ट्री तो आपको पता ही होगा। परंतु उस टाइम पे मतलब जो उसमें जो शिक्षा प्रणाली थी ना नालंदा और तक्षशिला विद्यालय में, वो कुछ इसी टाइप की शिक्षा प्रणाली थी। और भारत की शिक्षा प्रणाली उस समय इतनी अच्छी थी ना कि विदेश लोग भी ना इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, आते थे दूर दूर से। आपने हिंसा उन सब के बारे में स्टडी कर रखी होगी। तो यही चीज़ था कि दूर दूर से जो विदेशी लोग थे वो भी ऐसी, हमारे भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो इतनी अच्छी थी और सुदृढ़ थी कि जो विदेश से भारत से लोग भी क्या आते थे, इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इस विद्यालय में एंटर करते थे। और इन विद्यालयों में छात्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा लेने के लिए क्या किया जाता था, गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था। और जब तक वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेते थे ना, तब तक उनको अपने गुरु के साथ ही क्या करना पड़ता था, आश्रम में रहना पड़ता था। और इसके साथ साथ छात्रों को अपने काम खुद करना पड़ता था। जैसे कि आपने देख रखा होगा हॉस्टल में भी यही चीज़ लाइफ स्टाइल होता है कुछ कुछ, कि उसमें वहाँ पे आपको बच्चों को मतलब रखे जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे खुद अपने आप से खाना बनाते हैं, हर टाइम टू टाइम हर एक चीज़ होती है उनकी हॉस्टल में। तो यही चीज़ था कि उस टाइम की शिक्षा प्रणाली ऐसी ही थी कि उनको खुद ही अपना वर्क करना पड़ता था।
और वो अपने गुरु के साथ ही रहते थे जब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। और इसके साथ साथ छात्रों को अपना काम खुद करना पड़ता था। इससे पहले छात्रों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था ना कि उनके अंदर जो अहंकार होता था बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। जैसे कि सब जितने भी बच्चे होते थे, चाहे वो अमीर घर के हो चाहे गरीब घर के हो, सब एक तरीके से इक्वालिटी में रहते थे। और उनके अंदर जो एक तरीके से अभिमान होना था वो भी ख़त्म हो जाता था, क्योंकि वो खुद स्वयं काम करते थे, ये नहीं कि किसी पर डिपेंड होते थे। और इसी तरह प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली ही बहुत ज़बरदस्त थी, जहाँ केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य एशियाई देशों के लोग भी क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायित रहते थे, मतलब आते थे। आप देखते हैं जो प्राचीन काल में जो मतलब प्राचीन काल में ना दो प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी। उस टाइम पे एजुकेशन जो सिस्टम की प्रणाली थी वो दो टाइप से थी, एक तो वैदिक शिक्षा प्रणाली और एक थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली। अब इन दोनों के बारे में हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में क्या दिया जाता था और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आपको क्या शिक्षा दी जाती थी। तो वही चीज़ है कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली होती थी ना, वह वेदों और उपनिषदों पे आधारित होती थी। इसमें हमें वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में क्या किया जाता था, एक तरीके से स्टडी कराई जाती थी। और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हमें क्या किया जाता था, हमारे जो मौलिक जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में हमें बताया जाता था। आपने बौद्ध धर्म के बारे में या वैदिक सभ्यता के बारे में अगर पढ़ा होगा तो इससे थोड़ा बहुत वो कोरिलेट करता है। तो वही चीज़ है कि बौद्ध और वैदिक शिक्षा प्रणाली में बहुत समानताएं और असमानताएं मिलती है। अब हम इनकी असमानता और समानताओं के बारे में स्टडी करते हैं। अब इनमें क्या समानताएं हैं, एक तो ये समानता इन दोनों धर्मों की कि कैसे ये धर्म के आधार पर होती थी, मतलब धर्म पे आधार पर ये शिक्षा प्रणाली दी जाती थी। और इसमें क्या होता था, कठिन जीवन और शारीरिक श्रम होता था। आपने देखा होगा कि बुद्ध धर्म में क्या होता था, एक तरीके से जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कितने शारीरिक कष्ट के थ्रू, मतलब भूखे प्यासे और एक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक वन के नीचे बैठे थे। तो वही चाहिए कि जो इस शिक्षण प्रणाली का जो ये माध्यम होता था ना, एक तरीके से जो इसमें समानता होती है वो कैसा था, इनमें कठिन जीवन और शारीरिक श्रम होता था काफ़ी ज़्यादा। और ऐसे फिर इनमें मौखिक परीक्षा ना होकर कैसे, मौखिक परीक्षा और वाद विवाद पर आधारित शिक्षा होती थी, ना कि लिखित। ये नहीं कि आपको इसमें रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपके सोच विचार और इन सब का एक तरीके से परीक्षा इन पर ही बेस्ड होती थी। और शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होता था क्या, पाप मुक्ति। इस दोनों शिक्षा प्रणाली का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था कि इससे हमें क्या हो सके, पाप मुक्ति हो सके, मतलब पाप से छुटकारा हो सके, यही चीज़ थी। अब इनमें देखते हैं असमानताएं क्या थी, जो ये दोनों क्या कहते हैं, बौद्ध प्रणाली और वैदिक प्रणाली थी, इन दोनों में क्या क्या असमानताएं थी। तो जो वैदिक प्रणाली थी ना, वो आपको मैं पहले बताती हूँ, ये संस्कृत लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में थी, वो संस्कृत लैंग्वेज में थी। पर जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी लैंग्वेज में थी, पाली लैंग्वेज में। आपने अगर पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाओं का माध्यम था कैसा था उनका, पाली। और उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी मतलब सर्वाधिक शिक्षा श्रावस्ती में दी थी। यही चीज़ें हैं कि ये जो शिक्षा प्रणाली का जो भाषा थी वो अलग अलग थी। इनमें इसकी सांस्कृतिक थी तो इसमें पाली भाषा थी। ऐसी जो वैदिक प्रणाली में छात्रों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, और वही बौद्ध प्रणाली में क्या कहा जाता था, इन्हें भिक्षु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भिक्षु, किसमें, बौद्ध प्रणाली में। और वैदिक प्रणाली में क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। और वैसी जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी सबके लिए नहीं थी, लेकिन जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वो खुली थी सबके लिए, चाहे वो महिलाएं हों चाहे कोई भी। इसी के कारण जो महिला शिक्षा जीवित रही थी। आप देखते हैं कि आपने देखा कि जो प्राचीन काल के समय कैसी हमारी शिक्षा प्रणाली थी, तो हमने इसके बारे में हमने स्टडी कर ली कि जो प्राचीन काल के समय हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी। अब हम देखते हैं प्राचीन समय के बाद हमारी जो शिक्षा प्रणाली हुई, तो उस टाइम पे कैसा काल आ चुका था, एक तरीके से ब्रिटिश काल आ चुका था। प्राचीन काल के बाद ब्रिटिश का समय आ चुका था, जिसके में ब्रिटिश के अकॉर्डिंगली क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई थी। जब भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था ना, तब से उन्होंने ही गुरुकुल प्रणाली को क्या कर दिया था, मिटाना शुरू कर दिया था। जो हमारी पहले गुरुकुल प्रणाली चलती थी जिसमें हम वेदों उपनिषदों के बारे में स्टडी करते थे, पढ़ते थे, उस चीज़ उन्होंने क्या करने लग गए थे, वो धीरे धीरे मिटाने की कोशिश करने लग गए थे। ऐसे जो थॉमस बॉविंगटन, जिसे हम मेकाले के नाम से भी जानते हैं, अगर आपने हिस्ट्री देखी पढ़ी होगी तो उसमें मेकाले नाम ज़रूर सुना होगा, जिसमें विलियम बेंटिक जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम पे आए थे 1830 में। उन्होंने क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भारत में लाए थे। और ब्रिटिश इतिहासकार मेकाले को भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के क्या कहा जाता है, शुरुआत करने का जिम्मेदार माना जाता है। कि मेकाले ने क्या कही थी, हमारी जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली आई थी वो मेकाले ने ही मतलब लाए थे। और बेंटिक ने पब्लिक इंस्ट्रक्शन की सामान्य समिति के अध्यक्ष के लिए थॉमस मैकाले का नाम प्रस्तावित किया था। और 1835 में मैकाले ने क्या किया था, एक मैकालेज मिंटो प्रस्ताव पारित किया था, जो मैकालेज मिंटो के प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसमें एक पेपर जिसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी और पश्चिमी सिद्धांतों के समावेशन का तर्क प्रस्तुत किया था। कि इसमें अंग्रेजी और पश्चिमी सिद्धांतों का क्या होगा, एक तरीके से समावेशन होगा, इंक्लूड होगा। और उन्होंने देश की राज्य भाषा अंग्रेजी
सभी स्कूलों में क्या किया जाता है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषी भारतीयों के शिक्षकों के लिए क्या किया गया था, प्रशिक्षित किए जाने की वकालत की गई थी कि जो मतलब शिक्षा का माध्यम कैसा हो जाएगा, इंग्लिश माध्यम हो जाएगा, अंग्रेजी। तभी तो हम कहते हैं कि हाँ अंग्रेजी चलेगा, पर अंग्रेजी छोड़ के चलेगा। तो यही चीज़ थी कि मतलब उस टाइम पे हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उन्होंने अपने लाभ के लिए क्या करी थी, हमारी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसको ख़त्म करने लग गए थे, और फिर जो उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे मतलब भारत में ले आए थे। और मैकाले ने ना 1830 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भारत में लाया, और इसमें अंग्रेजों ने एक अलग ही शिक्षा प्रणाली का पालन करने वाले स्कूलों की क्या करी थी, स्थापना की थी। पहले स्कूल नहीं होते थे, क्या होते थे, पहले वनों में ही जाकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी, परंतु इन्होंने क्या किया था, शिक्षा प्रणाली का पालन करते हुए स्कूलों की स्थापना करने लगे थे। और इसके अलावा उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाला तत्वमासा दर्शन उपनिषद जैसे विषयों को क्या कर दिया था, अनावश्यक कह दिया था। और मेन सब्जेक्ट क्या मानने लग गए थे, जो हमारी साइंस मैथ्स इंग्लिश जैसे विषयों को क्या कर दिया गया था, इंक्लूड कर दिया गया था। और ये विषय गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले विषयों से कैसे थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। अब वही देखते हैं कि कैसे कैसे मतलब जो हमारे गवर्नर जनरल आए भारत की जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ये सब आए थे, उन्होंने कैसे कैसे एक तरीके से शिक्षा प्रणाली को पारित किया था। तो यही चीज़ है कि वॉरेन हेस्टिंग जो हमारे थे, क्या थे, हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने कैसी शिक्षा प्रणाली एक तरीके से अपनाई थी, इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक ने मुस्लिम कानून को शिक्षा देने के उद्देश्य से 1781 में कलकत्ता मदरसा आलिया की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। किस लिए स्थापना की थी, मुस्लिम कानूनी शिक्षा देने के उद्देश्य से इन्होंने आलिया की स्थापना करी थी, जो कलकत्ता मदरसा में। कौन थी ये, वॉरेन हेस्टिंग ने करी थी ये स्थापना। तो यही चीज़ थी कि सबने अलग, जैसे मैकाले आए तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो यही चीज़ थी कि सब जितने भी ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने अपने अपने टाइम पे अलग अलग तरीके से शिक्षा का माध्यम कोई और चेंज करना चाहा। ऐसे ही जोनाथन डंकन आए थे, वो बम्बई के गवर्नर ने हिंदू दर्शन और कानूनों के अध्ययन के लिए 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो और विलियम बेंटिक के बारे में तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि विलियम बेंटिक जो थे, भारत में लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से सती प्रथा पर रोक लगाया था राजा राम मोहन की सहायता से। तो यही मतलब राजा मोहन ने की सहायता से विलियम बेंटिक के उस टाइम क्या थे, हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे, उनकी सहायता से क्या कहा था, सती प्रथा पर रोक लगाया था उन्होंने, ऐसी ठगी प्रथा इन सब पे। तो वही चीज़ कहा गया कि इन्होंने कैसी शिक्षा प्रणाली को अपनाया था, तो समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों को क्या किया जाता है, इनको श्रेय दिया जाता है। और इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड मैकाले भी आए थे, जिन्होंने मिंटो प्रस्ताव पारित किया था। और ऐसी जो सर्जेट आयोग, अभी 1944 में इनकी स्थापना पर सर जॉन सर्जेट की अध्यक्षता में 1944 में भारत की शिक्षा प्रणाली का एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए की गई थी। और आयोग रिपोर्ट का जो शीर्षक था ना, वो सर्जेट स्कीम या भारत में उद्योत्तर शिक्षा विकास पर सर्जेट आयोग की रिपोर्ट की गई थी। मतलब इसमें क्या था, युद्ध से रिलेटेड हमें शिक्षा प्राप्त की जाती है, इससे भारत की ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। और इस अध्ययन ने देश की भावी शिक्षा प्रणाली के लिए एक आधार तैयार किया। मतलब एक तरीके से ये शिक्षा प्रणाली जब आई थी, इसने एक तरीके से हमारी जो अब की शिक्षा प्रणाली है इसका एक तरीके से ये बेस इसने तैयार किया था। और इन सब की वजह से ना भारत की जो शिक्षा प्रणाली में अचानक परिवर्तन हुआ, और छात्रों का ध्यान क्या हो गया, प्राचीन शिक्षा प्रणाली से हटकर अंग्रेजों की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर क्या हो गया था, चला गया था। जो हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उससे हमारा एक तरीके से ध्यान बिल्कुल हट गया, जब जो अंग्रेज आए उन्होंने जब आधुनिक शिक्षा प्रणाली की एक तरीके से स्टार्टिंग करी। और ये हमारे लिए एक अच्छा बदलाव नहीं था, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये शिक्षा प्रणाली एक अपने उद्देश्य अच्छी मतलब उन्होंने अपने हित के लिए लाए थे ये सब। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि इसमें लड़कियों की भी शिक्षा देने लगी थी। एक इसकी अच्छी बात थी कि इसमें क्या होने लग गया था, लड़कियों को भी शिक्षा ग्रहण की जाने लग गई थी, मतलब उनको भी प्राप्त की जाने लग गई थी और स्कूलों में पाई जाने लगी थी। लेकिन अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों से अपने लाभ के लिए इस शिक्षा प्रणाली को अपनाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली इसलिए लाए थे कि उनका लाभ हो सके, ना कि हमारा। वो अपने थॉट से इस शिक्षा को लेकर आए थे, परंतु एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारा भी फायदा हुआ था, क्योंकि जब हम एक शिक्षित होने लग गए थे तो हम अपने राष्ट्र के बारे में सोचने भी लग गए थे, हमारे अंदर राष्ट्र भावना भी आने लग गई थी, हमारी जो लैंग्वेज होने लग गई थी वो सेम होने लग गई थी। तो ये चीज़ें तो ये तो अलग बात है। अब हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी अब वो कैसी थी। हमारी जो स्वतंत्र भारत हो गया था, ब्रिटिश से आज़ाद हो गया था हमारा भारत, तो उस टाइम पे हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसे कैसे आने लगे थे, कैसे कैसे हम उसे अपनाने लग गए थे। तो यही चीज़ है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही शिक्षा प्रणाली का विकास होना प्रारंभ हो गया था। कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारी शिक्षा प्रणाली का क्या होने लगा था, एक तरीके से डेवलप होने लग गया था।
और फिर ऐसे ही ना बहुत सारे जो आयोग, नीतियाँ ये सब बनाई जाने लग गई थी। तो ऐसे जो सर्वप्रथम जो हमारे क्या हुआ था, एक आयोग का गठन किया गया था, उसका नाम था विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जो 1948 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? राधाकृष्ण कमीशन, मतलब इनकी अध्यक्षता में, डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में। और इस विश्वविद्यालय आयोग को क्या कहा जाता है? एक तरीके से राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस विद्यालय के शिक्षा आयोग ने डॉक्टर अध्यक्ष किसके थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एक तरीके से डॉक्टर एस राधाकृष्ण को नियुक्त किया गया था। और इसके पश्चात वर्तमान में कई आयोगों का गठन किया गया, जैसे कि जिनमें थे माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हमने कोठारी आयोग, मैंने आपको इससे जो पहले वाला जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो वो था चैप्टर 5, उसमें आपको मैंने स्टडी करवाई थी कि कोठारी आयोग था क्या, उसके हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते थे, जो कि 1964 में एक तरीके से बनाया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शामिल थे। वही चीज़ है कि शिक्षा हमारी जो स्वतंत्र भारत हुआ था उसके बाद कैसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाने लग गई थी, बहुत सारे आयोगों और नीतियों का गठन किया जाने लग गया था। और इन सभी आयोगों की सिफारिशें क्या थी, अब उनके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने क्या क्या सजेशन दिया, क्या क्या रिकमेंडेशन दिए। तो यही चीज़ हम देखते हैं। अब विश्वविद्यालय आयोग के क्या क्या सजेशन थे, पहले हम ये देखते हैं, फिर हमने देखा कब स्थापना हुई थी और इन्होंने इसकी अध्यक्षता किसने की थी और इनकी क्या क्या सिफारिशें थी, ये पॉइंट में। तो आपको मैंने एक तरीके से ओवरव्यू बता दिया कि मैंने किस तरीके से आपको इसको लिख के दे रखा है। अब जो विश्वविद्यालय जो आयोग था उसकी स्थापना 1948 मतलब ये कहा जाता है, और डॉक्टर एस राधाकृष्ण इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें क्या इनके क्या रिकमेंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या सुझाव दिए थे कि भावी पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य हो और विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष राज्य परीक्षा की क्या किया जाए, आयोजित किया जाए। तो ये इन्होंने क्या देखिए सुझाव दिए थे, सिफारिशें की थी। अब ऐसे ही जो उसके बाद आया हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक तरीके से जो इसकी अध्यक्षता की किसने की थी, DS कोठारी, शायद इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, कोठारी आयोग भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। कोठारी आयोग भी इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कहा जाता है। आपका 5th चैप्टर इसी पे पूरा बेस्ड है। और इसमें इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी थी, विज्ञान तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन, समान अवसर देना, गुणवत्ता वाले पुस्तकों का उत्पादन करना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। इन्होंने एक तरीके से अपनी क्या करी थी, सिफारिशें दी थी। इट मीन्स इसका रिकमेंड किया था उन्होंने। रिकमेंड का मतलब आप जानते होंगे। और उन अध्यापकों की नियुक्ति करना जिन्हें शिक्षण करने में क्या हो, एक एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। और उच्च अध्ययन केंद्रों को अधिक से अधिक क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करा, जिससे कि हमें क्या हो सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो इनका ये रिकमेंडेशन थे। अब हम देखते हैं जो उसके बाद शिक्षा प्रणाली की नीतियाँ जो अपनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चे को क्या करना, एक तरीके से अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और क्षेत्रीय भाषाओं को संबल करना। ऐसे ही फिर उन्होंने क्या किया था, महिलाओं में निरक्षरता कि जो उनमें साक्षरता नहीं पाई जाती थी, एक तरीके से उनको प्राप्त करवाना, निरक्षरता को दूर करना। फिर इनका उद्देश्य ये था, मतलब इनका जो सिफारिश उन्होंने दी थी कि विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को एक तरीके से क्या करना, प्रोत्साहित करना। फिर ऐसे ही ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद एक और शिक्षा नीति, ये तो 1968 में आई थी। कब आई थी, 1968 में आई थी। फिर इसी के अपोजिट जस्ट एक और शिक्षा नीति आई जिसे हम 1986 में लाए थे। आपको अगर सन याद नहीं हो रहा होगा तो आपने एक नोटिस किया कि यहाँ पे आपको 68 लिख रखा है। अब आप इसे उल्टा करेंगे तो 90 और 86 हो जाएगा। तो इसे आपने उल्टा करा तो ये 86 बन गया। तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और शिक्षा नीति आई जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसे किसकी अध्यक्षता में, राजीव गांधी। इसको किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। तो आपको ये याद हो गया होगा। और इसको राजीव गांधी ने किया था। तो इसमें क्या इसका उद्देश्य वो था, सिफारिशें इसकी क्या थी कि जो नवोदय विद्यालय होते हैं, आप जानते होंगे कि जो नवोदय विद्यालय के अंदर बच्चों को पूरी शिक्षा दी जाती है, बचपन से लेकर बड़े तक उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, उसका खर्चा भी सब सरकारी उठाती है। इसमें छात्रों के लिए क्या किया जाता था, छात्रावासों का निर्माण करना, संचालन, रख रखाव और व्यवस्था करना, मतलब अच्छी व्यवस्था करना, इनके ये सुझाव था। इसके अंदर और अच्छे से छात्रों के लिए क्या करना, छात्रावासों का भी निर्माण करना। इसका ये एक तरीके से इस नीति की सिफारिशें थी। और 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की स्थापना करना और सामान्य शिक्षा प्रणाली को अपनाना कि हाँ 1 किलोमीटर के अंदर दायरे के अंदर ही अंदर क्या हो सके, सबको शिक्षा प्राप्त हो सके, किसी को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दूर जाने के मामले में फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर बच्चों को स्कूल कम भेजते थे। तो यही चीज़ थी कि इसमें भी कई सुधार किए गए थे। फिर ऐसी महिलाओं में निरक्षरता को दूर करना, तो यही शिक्षा प्रणाली आई थी। फिर इसके बाद आई थी नई शिक्षा नीति। इससे पहले भी एक नीति आई थी जो कि कुछ 1992 में आई थी, पर वो इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। वो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आई थी, बट इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। फिर हमारी जो आई थी नई शिक्षा नीति, जो कि अभी फ़िलहाल आई थी 2020 में। कब आई थी,
20 में आपने इसको बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपके राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति से इससे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अब इसकी क्या क्या सिफारिश थी, इसको किसने एक तरीके से अध्यक्ष किया था, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन ने। ओके, इसमें ये था कि सभी बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संज्ञानात्मक को सुनिश्चित करना था। बचपन के शुरुआती चरण में ही देखभाल और शिक्षा का बल देना, कि हाँ स्टार्टिंग से क्या करना था, एक तरीके से सरकार अपने अंडर बच्चों को ले लेती थी उनको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। इसका इनमें ये वो करी गई थी, सुझाव दिए गए थे। ऐसे स्कूल छोड़े जा चुके युवाओं को ओपन स्कूलिंग के माध्यम से क्या करना है, मुख्य धारा में जोड़ना कि। और फिर इसमें यही कह रहा था, पुरानी जो 10+2 की शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन कर क्या कर दिया था, 5+3+3+4 कर दिया गया था। इट मीन्स इसमें क्या हो गया था, अब मैं आपको इसका एक तरीके से बता देती हूँ। इसमें ये होता ना कि जो पहले बच्चे क्या होते थे ना, 6 से 14 तक की एज का, मतलब 6ठी क्लास में, वो 6 साल के जब बच्चे होते थे ना, तब सरकार उन पे क्या करती थी, एक तरीके से अपने अंदर लेती थी, हाँ अपने अंदर क्या करती थी, शिक्षा प्रोवाइड करने की उनकी एक जिम्मेवारी हो जाती थी। बट अब जो ये नई शिक्षा नीति आई, इसके थ्रू क्या होने लग गया कि बच्चे अब 3 साल की उम्र से ही क्या होने लग गए, सरकार की देख रेख में आने लग गए और उनको शिक्षा प्रदान की जाने लग गई थी। जैसे कि अब जो क्या करने लगे थे, 5 का मतलब क्या हो गया कि आपको 3 साल तक क्या ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो आंगनवाड़ी से ले रही है। जो 3 से आप 6 साल तक पढ़ेंगे स्टडी, वो कैसी हो गया कि प्ले स्कूल की तरह होगी। और फिर जो 5 साल के अंदर ही आपका 3 साल तो यहाँ पे आंगनवाड़ी में हो गए, और फिर जो 2 साल बचे वो आपकी किस में हो गए, एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास, और इसमें आपके कोई भी एग्जाम नहीं होते थे। इसमें ये नई शिक्षा नीति में था। फिर ऐसे ही जो 3 था, ये 3 क्या हो गया था, तो जहाँ पे आपने फर्स्ट सेकेंड क्लास स्टडी कर ली थी, अब इसमें हम कौन सी क्लास स्टडी करेंगे, 3rd, 4th और 5th क्लास। इसमें क्या होने लगे थे, फिर एग्जाम आपके स्टार्ट होने लग गए थे। और इसमें आपको शिक्षा का माध्यम ऐसा दिया जाने लग गया था ना कि हाँ आपको ऐसी आपकी मातृभाषा में शिक्षा का एक तरीके से सिखाया जाए, परंतु ये भी नहीं कि हाँ एक तरीके से अंग्रेजी शिक्षा पे आपको जोर दिया जाएगा कि हाँ आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली आप जिसमें आपको रीजन एक तरीके से आपकी जो क्षेत्रीय भाषा सिखाया जाता था, उस स्कूल में आप एडमिशन लेकर और उसी शिक्षा से क्या, उसी भाषा से क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। फिर ऐसी जो ये तीन था, जो ये आगे ये जो 3 था, उसमें क्या था, आपने यहाँ तक कितनी शिक्षा कर ली थी, 3, 4 और 5 कर ली थी इसमें। अब इसमें जो था, फिर इसमें ऐसी क्या करने लग गए थे, 6th, 7th और 8th, इसमें आपको ये शिक्षा दी जाने लग गई थी। और फिर 4th ये जो क्लास थी, इसमें 9th जो आपकी जो ये 4th था, इसमें 9th, 10th, 11th, 12th है। इसमें आपको ना, आप पहले अभी क्या होता था कि मतलब इसमें क्या होता था कि आपको एक स्ट्रीम लेनी पड़ती थी। 10th के बाद से बच्चे बोलने लग जाते थे कि हाँ आपको कौन सी स्ट्रीम लेना है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है और या कॉमर्स लेना है। बट अब जो नई शिक्षा प्रणाली आई है ना, उसके अंदर आपको अपने कौशल के अकॉर्डिंग, मान लो आपको मैथ्स अच्छी लगती है बट आप कॉमर्स नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको कॉमर्स में तो फुल उसमें ही दिया जाता था। परंतु अब क्या हो सकता है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो आपको अगर मैथ्स अच्छी लगती है तो आपने मैथ्स भी ले ली, फिर साथ साथ आपको अगर ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो ज्योग्राफी ले ली, और फिर आपने अगर आपको साइंस का बायो सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो बायो ले ली। इस टाइप से अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप एक तरीके से इन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का अब ये सिस्टम हट चुका है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं आ चुका। तो यही चीज़ थी कि इसके अंदर यही ऐसी ही शिक्षा प्रणाली को स्टार्ट किया गया था। तो आपको पता चल जाएगा नई शिक्षा प्रणाली कैसी थी, कि इसमें नई शिक्षा नीति थी ना, उसका उद्देश्य था ना कि एक बच्चे को एक कुशल बनाने के लिए ना, साथ साथ जिस भी सब्जेक्ट में मतलब उसका रुचि है ना, उसी क्षेत्र में उसको क्या करना है, एक तरीके से प्रशिक्षित करना, जिसमें वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसको क्या करना है, प्रशिक्षित करना, उसको कुछ शिक्षण देना। तो यही चीज़ थी नई शिक्षा नीति में। और इन सभी आयोगों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर क्या किया था, बल दिया था। और ये शिक्षा प्रणाली बनाई क्यों जाती थी कि हमारा जो एजुकेशन मतलब जो ये शिक्षा नीतियाँ आयोग थे, ये बनाए क्यों जाते थे कि जिससे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या हो सके, और ज़्यादा अच्छी हो सके और सुदृढ़ हो सके, जिससे कि जो विदेशों में जो शिक्षा प्रणाली होती है उससे भी ज़्यादा हमारी जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादा और उजागर हो, जिससे भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को क्या हो सके, मजबूती मिल सके। अब हम देखते हैं इन शिक्षण प्रणाली पर शिक्षा नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है। कि ये जो शिक्षा नीतियाँ बनाई गई हैं, चाहे वो कोठारी आयोग हो गया या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, इन सबका हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इस
पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब इनके बारे में हम जानते हैं कि जो कोठारी आयोग था, आपने देखा कि कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय प्रगति, राष्ट्रीय का नागरिक होने की भावना अधिक से अधिक क्या हो सके, राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना था। और इसमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के करीबी से लोगों को जोड़कर क्या कर सके, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को क्या किया जा सके, उन्नत किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो इसका यही उद्देश्य था। इसने यही प्रभाव डाला था कि क्या किया था इसने, एक तरीके से हमारी देश की राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा दिया था और व्यापक सुधार किया था हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर। और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर इसने क्या किया था, ज़्यादा फोकस किया था, जिससे कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा गुणवत्ता है वो और ज़्यादा क्या हो सके, उजागर हो सके। अब ऐसी जो राष्ट्रीय प्रणाली आई थी, एनपी राष्ट्रीय शिक्षा, जो 1968 पर इसका क्या प्रभाव हुआ था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 की, तो इसमें यह था कि इसका प्रभाव यह था कि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित कराना था इसका प्रभाव। इसने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या करने लग गए थे, स्कूल जाने के लिए क्या जाने लग गया था, प्रोत्साहित किया जाने लग गया था। ऐसी फिर क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको नई शिक्षा नीति के, पर इसमें ऐसा नहीं था। उस टाइम पर यही थी कि क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन पर भी क्या किया जाने लग गया था, बल दिया जाने लग गया था। और इससे महिलाओं में निरक्षरता कम हुई थी। जो ये शिक्षण प्रणाली आई थी तो इसका ये प्रभाव पड़ा था कि इससे महिलाओं में जो निरक्षरता थी वो कम हुई थी और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की गई थी। और विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में क्या हुई थी, प्रगति हुई थी, डेवलपमेंट हुआ था। और इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। तो आपने देख लिया कि जो 1968 में जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इंदिरा गांधी ने। आपको मैंने जैसा ऊपर बताया, आप एक बार ऊपर चेक कर लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो यही चीज़ है कि इस नीति का क्या इफेक्ट पड़ा था हमारी शिक्षा प्रणाली पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ा था जो 1968 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, इसका अध्यक्षता किसने की थी, हमारे जो राजीव गांधी थे उन्होंने की थी। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा था हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर, तो अब इसको हम देखते हैं कि इसने क्या किया था, नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए क्या किया जाने लग गया था, इसका प्रभाव किस पे क्या पड़ा था, नवोदय विद्यालय में इसमें क्या करने लग गए थे, छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने लगा, रख रखाव, संचालन, व्यवस्थापन का इनका क्या हो गया था, प्रभाव उन पर पड़ गया था। और ऐसे ही पूरे देश में निर्देशों के लिए एक उभयनिष्ठ माध्यम अर्थात हिंदी अंग्रेजी की सुविधाओं का भी निर्माण किया गया था, जिससे कि क्या हो सके कि लोगों को एक तरीके से सही तरीके से निर्देश दिए जा सके। तो इन्होंने इसलिए एक हिंदी अंग्रेजी माध्यम की मतलब सुविधा उपलब्ध करवाई थी। फिर इसका प्रभाव ये पड़ा कि राष्ट्रीय अखंडता को पोषित करना और सामाजिक सामग्री में सुधार लाने के लिए धीरे धीरे प्रत्येक स्कूल के देश के विभिन्न बच्चों को क्या करने लगे थे, विभिन्न छात्रों को एकीकृत करने लग गए थे। तो इसका ये भी इफेक्ट हुआ था। अब जो मतलब 29 से, अब इसको हम देखते हैं नई शिक्षा नीति का क्या इफेक्ट पड़ा था हमारे एक तरीके से शिक्षा प्रणाली के ऊपर। तो वही हुआ था कि जो 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में मौजूद भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य के एक नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या किया गया था, मंजूरी दी गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या गया था, मंजूरी दी गई थी इसको, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या थी, 4 सिफारिशें थी। कौन कौन सी 4 सिफारिशें थी, अब उसको हम देखते हैं। स्कूली शिक्षा होना, फिर उच्च शिक्षा जो हमारे एक तरीके से ग्रेजुएशन होती है, फिर ऐसे ध्यान देने के अन्य प्रमुख क्षेत्र होना और इसे साकार करना, कि हाँ इसे एक तरीके से सफल भी बनाना, ये नहीं कि सिर्फ सोच लिया और करा नहीं। तो यही चीज़ थी। अब हम देखते हैं जो स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति का प्रभाव क्या था, कि स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति का क्या इफेक्ट पड़ा था। तो अब इसके आपने ये देख लिया कि इन्होंने क्या क्या 4 सिफारिशें की थी। नई शिक्षा नीति हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी, एक तरीके से कृष्ण स्वामी कुछ थे ना नाम उनका, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में की गई थी। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा है स्कूली शिक्षा में, अब इसको देखते हैं। जो नई शिक्षा नीति के तहत है ना, अब अनिवार्य स्कूली शिक्षा क्या करती थी, 6 से 14 साल की आयु के स्थान पर क्या करती थी, 3 से 18 साल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 6 साल से शिक्षा सरकार एक तरीके से बच्चों को अपनी निगरानी में रखना चाहती थी, परंतु अब उन्होंने क्या कर दिया, इस आयु को घटाकर उन्होंने 3 से 18 वर्ष की आयु तक कर दिया, कि हाँ अब बच्चे जो हैं 3 साल से हमारी निगरानी में रहेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चे हैं ना, अब जो इस बच्चे मतलब स्कूल जाने से डरते थे ये, तो क्या करने लगे, 3 साल तक तो बच्चों को एक तरीके से खिलाया, जो उनको पसंद है, जो वो बच्चे घर पे खेल खेलते थे, वो स्कूल में जाकर खेल खेल पाएंगे।
प्ले स्कूल जैसे बनाए जाते हैं, तो उसी टाइप से उन्होंने यही नई शिक्षा की नीति के अंदर चेंजेस किए थे, जिससे कि बच्चों के अंदर स्कूल का जो डर है वो भगाया जा सके, और फर्स्ट सेकंड में फिर एग्जाम भी नहीं ले चाहते थे। तो यही चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे मैंने सही से अगर नहीं पता चल पाया होगा ना नई शिक्षा नीति क्या है, पर आप इसको एकदम अच्छे से करके जाना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो आप इसको अच्छे से एक तरीके से पढ़ लेना कि हाँ इसके अंदर क्या क्या रूल रेगुलेशंस आए थे। मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने की कोशिश की है, जितना कि आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यही चीज़ है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 में मौजूद 10+2 सिस्टम को हटाकर किस में कर दिया था, 5+3 3+4 कर दिया था। इसमें टोटल कितनी हो गई थी कि 6 4 कितने होगा, 10 10 और 5 15 साल की कर दी थी एक तरीके से। पर 15 साल की कैसे हो, ये मत सोचना कि आप इसमें क्या किया जाता ना कि फर्स्ट से मतलब फर्स्ट से आपको 12th तक की शिक्षा दी जाती थी, बट अब इसमें क्या होने लगा, आपको 3 साल एक्स्ट्रा किस में देने लगा, आंगनवाड़ी के अंतर्गत देने लगे। जो प्ले स्कूल में आपको 3 साल तक क्या करने लगे, फ्री शिक्षा दी जाती थी। फिर ऐसे ही क्या था इसमें, क्या इसका प्रभाव पड़ा था कि पूरे देश में कॉमन सिलेबस के तहत क्या किया जाएगा, पढ़ाई कराई जाएगी। फिर नई शिक्षा नीति के अनुसार अब छात्रों को साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम में किसी भी एक सब्जेक्ट को चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका भी कोई भी सब्जेक्ट है, आपको जो विषय पसंद है आप वो विषय लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं कि हाँ आपने कॉमर्स ले लिया तो आपको उसमें मैथ्स यही सब पढ़ना पड़ेगा, या आपने साइंस लेना तो आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री यही सब पढ़ना पड़ेगा। अब आपको मान लो आपको बायो पसंद है तो बायो ले लिया, आपको अगर आर्ट्स में से जो आपको अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट पसंद है, ज्योग्राफी या हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है तो आपने वो पढ़ लिया। फिर आपको मैथ्स ऐसे पसंद है तो आपने मैथ्स ले लिया, अकाउंटिंग पसंद है अकाउंट, मतलब इस टाइप से आपको कॉम्बिनेशन, आपको जो मर्जी आप उसमें से वो सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। इसलिए अब ये जो आर्ट्स साइंस के जो सिस्टम होगा इस नई नीति के अनुसार ये खत्म कर दिया गया है। पहले जैसे जो एजुकेशन सिस्टम था वो नहीं रह गया, जैसे कि हमारे टाइम पे हुआ करता था, जैसे आपके टाइम पे भी था। तो वही चीज़ है कि पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त म्यूजिक और स्पोर्ट जैसे विषयों को पे भी क्या करने लगा, महत्व दिया जाने लग गया था, कि जिससे कि बच्चों का जो ध्यान है वो स्कूल में लगा रहे और बच्चों को मतलब बच्चे क्या कर सके, पहले एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी भी कर सकें। तो यही चीज़ का उद्देश्य था, इसका यही प्रभाव पड़ा था हमारी नई शिक्षा प्रणाली के मतलब शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत एजुकेशन सिस्टम पे, यही प्रभाव इसका पड़ा नई शिक्षा नीति का। अब उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ा, अब इसको देखते हैं कि जो हमारे मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे हमारी जो नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ा था। तो सिंगल रेगुलेटिंग की स्थापना से ना उच्च शिक्षा के लिए ना सिंगल रेगुलेट के रूप में की जाएगी। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान में एक ही मानदंड और शैक्षणिक मानकों को क्या किया जाएगा, शासित करना होगा। और ऐसे अब मल्टी लेयर डिग्री, अब इसमें ये क्या हो गया था ना कि अब आपको पता है कि अब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो ग्रेजुएशन करते तो आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, और 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी तो इसमें क्या होता था, आपको क्या करना पड़ता था कि आपको रेगुलर करना पड़ता था, कि 1 साल भी आपको क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ देते थे तो क्या करना पड़ता था, आपको दोबारा से आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से पढ़ना पड़ता था। परंतु अब इस नीति में क्या हो गया ना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये छोड़ दिया ग्रेजुएशन तो आपको दोबारा से स्टडी करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, जहाँ से आपने मान लो अपने 2 साल स्टडी करी फिर 2 साल बाद तीसरा चौथा ईयर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करना पड़ेगा। और जो ये अब कर दिया ना, जो ये ग्रेजुएशन ये 4 साल की ग्रेजुएशन कर दिया है, आप चाहें तो इसको 3 साल की भी कर सकते हैं, बट इसको 4 साल में कर दिया गया है। और 3 साल के अंतर्गत आप ना एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी जॉब को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए। तो आपको मैक्सिमम तो 3 साल की करनी पड़ेगी। और जिसने है ना 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है ना उसको पीजी जो है ना उसको कितनी साल की करनी पड़ेगी, 1 साल। परंतु जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन करी थी उसको क्या करनी पड़ेगी, 2 साल की पीजी करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है कि इसमें नई शिक्षा की नीति के अंतर्गत यही हुआ है। बट आप ड्रॉप आउट के कई विकल्प हो गए, जैसे इसमें आपको मैंने लिख रखा है, आप इसको पढ़ लेना। यदि किसी 1 साल के बाद कॉलेज ड्रॉप कर दिया तो उसे सर्टिफिकेट 2 साल बाद ड्रॉप करने पर डिप्लोमा और 3 साल करने पर बैचलर डिग्री दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले साल करने पर आपको एक तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उस पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अब आपने अगर 2 साल का कर लिया तो उस पर लिखा जाएगा डिप्लोमा। फिर ऐसे आपने 3 साल का कर लिया तो आपको बैचलर मतलब ग्रेजुएशन लिखा जाएगा। फिर 4 साल का कर लिया तो आपको रिसर्च लिखा जाएगा। तो यही रिसर्च ग्रेजुएशन, तो यही चीज़ थी। अब नई शिक्षा की नीति के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका उच्च शिक्षा नीति पे क्या प्रभाव पड़ा था। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष, मतलब इसका कंक्लूजन क्या है इस नई शिक्षा नीति का। यही चीज़ है कि अगर हमें ना हमारी जो शिक्षा प्रणाली का इसका कंक्लूजन क्या निकला,
तो वही चीज़ है कि अगर हमें भारत को विश्व में विकसित देशों में शामिल करना है ना, तो देश की शिक्षा प्रणाली में क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा योगदान लाना ही होगा। और हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम अंतिम शिक्षा नीति तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हमारी ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है तो इसने एक तरीके से यही स्टेबल रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी जैसे जैसे एक तरीके से हमारी सोच विचारधारा चेंज होती रहेंगी, तो हमारे इसकी नई मतलब शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारे बदलाव आते रहेंगे, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है, इसमें हमेशा चेंज ना चेंज होता रहेगा। और इसके एक तरीके पहला जो शिक्षा नीति होती है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से इसका बेस हो जाता है, इसका आधार हो जाता है। और प्रत्येक नीति का आधार ना जरूरत पर निर्भर करता है, और जरूरत समय के साथ अपना चेहरा भी बदलती रहती है। इसलिए जो NEP है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 को लोहार के हथौड़े की तरह है, जिसे शिक्षा की वर्तमान समस्या के रूप में बदलने के लिए क्या किया गया है, चलाया जाता है। क्योंकि एक विकसित देश अपनी शिक्षा पर बहुत ध्यान देता है। इसी तरह है ना, स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा नीति की प्रगति और उपलब्धियों का भी शिक्षा नीति 2020 पर वो कुछ प्रभाव देखने में आता है। तो यही चीज़ है कि स्वतंत्रता के बाद जो ये शिक्षा नीति आई, तो मतलब बहुत सारी जो शिक्षा नीति आई उसका उपलब्धियों पर हमारी जो शिक्षा नीति है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था उसके ऊपर। और स्वतंत्रता के बाद की सभी शिक्षा नीतियों ने शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। अब इसका क्रियान्वयन के लिए क्या मजबूत मंच मतलब जैसे इसने मिड डे मील की, या IT शिक्षा हो गई, या प्रशिक्षण प्रणाली हो गई, या नवोदय विद्यालय की जो शिक्षण प्रणाली, मतलब एक तरीके से इसने ऐसे मंच को हमारे लिए क्या किया था, तैयार किया था। तो आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करी। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं आपको जैसे जैसे नोट्स इसके प्रोवाइड होते रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी, जब तक के लिए आप अपने आप से भी इस सब्जेक्ट को करने की पूरी कोशिश करें। जिसमें भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपकी वहाँ पे ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।